हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और साइंस का टॉपिक और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं साउंड वाला चैप्टर। कल वाले वीडियो में हमने साउंड के बारे में बेसिक्स बातें की थी और आज के बारे में हम बात करने वाले हैं कि साउंड ह्यूमंस के द्वारा कैसे प्रोड्यूस होती है, यानी हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा आसान भी ये टॉपिक होता है। बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, बट स्किप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको इसे बहुत ज़्यादा आसान भाषा में कंप्लीट सिखा दूंगा। ठीक है, तो पूरा फोकस आप अपने वीडियो पर रखें और इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन कट कर दें, अपना नोटबुक निकाल लें और रेडी हो जाएं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कि जो साउंड होता है ह्यूमंस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। देखो वैसे करा तो कई एनिमल्स के द्वारा भी जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ह्यूमंस के द्वारा। तो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है बच्चों, आपको ये याद रखना है कि लैरिंग्स नाम का ऑर्गन होता है। क्या होता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स का दूसरा नाम होता है वॉइस बॉक्स। आपको ये छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा थ्रॉट है, गला है, विंड पाइप के ऊपर लैरिंग्स प्रेजेंट होता है और लैरिंग्स का दूसरा नाम होता है वॉइस बॉक्स। इसको वॉइस बॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वॉइस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, आवाज़ निकालता है, आवाज़ जो मैं बोल पा रहा हूँ, जो आप बोल पाते हैं, ठीक है। तो वॉइस बॉक्स इस चीज़ में हेल्प करता है बोलने में, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करने में। अब वॉइस बॉक्स के अंदर एक खास चीज़ होती है जिसका नाम होता है वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स कितने होते हैं? नंबर में 2 होते हैं। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारे वॉइस बॉक्स में 2 वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कभी कभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि वोकल कॉर्ड्स कितने होते हैं हमारे वॉइस बॉक्स में। सो देयर आर 2 वोकल कॉर्ड्स इन आवर वॉइस बॉक्स, ये आपको याद रखना है। अब देखिए लैरिंग्स जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से इस चीज़ को समझिए। मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है पूरा कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। आपको भी ऐसे ही अपने एग्जाम में बना लेना है और अपना आंसर लिखना है। देखिए सबसे पहले लैरिंग्स के बारे में आपको लिखना है कि लैरिंग्स एक पार्ट होता है जो हमारे गले में प्रेजेंट होता है। इट इज द पार्ट दैट प्रेजेंट इन आवर टॉप ऑफ द विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप के टॉप पर प्रेजेंट होता है। अब लैरिंग्स के पास खासियत क्या होती है? इट हैज़ 2 वोकल कॉर्ड्स। लैरिंग्स के पास 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं और लैरिंग्स के पास जो ये 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं इनके बीच में गैप होता है, एक गैप होता है जिसको बोलते हैं स्लिट, ठीक है। सबसे पहला है लैरिंग्स। लैरिंग्स के पास यानी लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स, याद रखो वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स के पास रहे 2 वोकल कॉर्ड्स। इन 2 वोकल कॉर्ड के बीच में प्रेजेंट होता है स्लिट। क्या प्रेजेंट होता है? स्लिट। ये आपको वर्ड याद रखना है। स्लिट का मतलब होता है कि एक पतला सा गैप। देखो जैसे कि मान लो मेरे पास ये कोई चीज़ है, ठीक है, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझिए। देखो मेरे पास ये कोई बॉक्स है, ठीक है। अगर इस बॉक्स के बीच में मैं बिल्कुल एक छोटा सा गैप क्रिएट कर दूँ, छोटा सा गैप क्रिएट कर दूँ, उसे बोलेंगे स्लिट। एग्जाम्पल ये समझिए, मेरे पास मान लीजिए 2 मार्कर हैं डियर स्टूडेंट्स, इनके बीच में अगर मैं हल्का सा गैप क्रिएट करता हूँ तो इसको बोल देंगे हम स्लिट। तो वोकल कॉर्ड के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? स्लिट प्रेजेंट होती है, गैप प्रेजेंट होता है। तो इन वोकल कॉर्ड के बीच में जो स्लिट होती है ये एक अहम रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है साउंड को प्रोड्यूस करने में। कैसे करते हैं देखिए, जो लंग्स से एयर होती है वो फोर्स के द्वारा आती है। देखो लंग्स जो होते हैं वो फोर्स लगाते हैं एयर को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो जब ये स्लिट जो होती है डियर स्टूडेंट्स, इसमें जब लंग्स फोर्स लगाएंगे और एयर को बाहर निकालेंगे तो स्लिट के द्वारा, स्लिट के पार जो है वो एयर जाएगी, ठीक है। और जब स्लिट के आर पार एयर जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगा क्योंकि ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। देखिए हो क्या रहा है, जब लंग्स जो होते हैं ये फोर्स लगाते हैं, एयर जो होती है स्लिट के थ्रू पास आउट हो जाती है, पास होने लगती है। इसकी वजह से वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं। और वीडियो के फर्स्ट लेक्चर में, मतलब इस सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज़ वाइब्रेट होती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। उसी तरीके से यहाँ पर जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हुए, वोकल कॉर्ड्स क्यों वाइब्रेट हुए? वोकल कॉर्ड्स इसीलिए वाइब्रेट हुए क्योंकि वोकल कॉर्ड के वोकल कॉर्ड्स के बीच में प्रेजेंट होती है स्लिट। जैसे ही लंग्स के द्वारा एयर को फोर्सफुली वहाँ से निकाला जाता है तो ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और वाइब्रेशन जो होती है वो साउंड को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। देखिए सबसे पहले समझिए इसको, ये हमारा गला है, ये हमारा थ्रॉट है, इसको लैरिंग्स बोलते हैं, इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। वॉइस बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स के बीच में प्रेजेंट होती है स्लिट। जैसे ही लंग्स से हवा बाहर की तरफ आती है डियर स्टूडेंट्स, इस स्लिट के थ्रू हवा पार होती है और जब स्लिट के थ्रू हवा पार होगी तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करना शुरू करेंगे तो साउंड वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भी है कि जो ये मसल्स होती हैं, कुछ मसल्स होती हैं डियर स्टूडेंट जो वोकल कॉर्ड के साथ अटैच होती हैं, कुछ मसल्स होती हैं जो वोकल कॉर्ड के साथ अटैच होती हैं। अब मसल क्या होती है? मसल्स हमारे बॉडी का ऐसा टिश्यू है, ऐसे सेल्स का गुच्छा है या फिर ऐसे सेल्स का ग्रुप है या फिर समझिए सिंपल टिश्यू है जो डियर स्टूडेंट्स क्या करती है? मूवमेंट में हेल्प करती है, मूवमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। मसल्स का काम क्या होता है? मूवमेंट को कंट्रोल करना। बस इतना याद रखो, कुछ भी याद मत रखो। मसल्स ऐसी चीज़ें होती है, ऐसे बॉडी पार्ट होता है या फिर ऐसे टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स का ग्रुप होते हैं
जो मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए मैं अपना हाथ कैसे चला पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मसल प्रेजेंट है, तो मसल्स जो होती हैं डियर स्टूडेंट्स वो किसी चीज़ को वर्क करने में मतलब मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो अब यहाँ पर क्या हेल्प होगी इस चीज़ को समझिए। जो वोकल कॉर्ड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, इनके साथ अटैच होती है मसल्स। तो यहाँ पर जो ये वोकल कॉर्ड्स के साथ मसल अटैच हो रखी हैं, इनकी वजह से जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो थिन और थिक हो सकते हैं, ठीक है, टाइट और लूज भी हो सकते हैं। इस चीज़ को समझिए। दे मे कॉज चेंज इन क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड इन द लिरिंग्स। देखिए जो ये वोकल कॉर्ड्स हैं इनके साथ मसल अटैच्ड है। मसल्स वोकल कॉर्ड का जो स्ट्रेचिंग है उसको चेंज कर सकती है, ठीक है, कभी इसको टाइट कर सकती है, कभी इसको ढीला कर सकती है। इसकी वजह से जैसे ही वोकल कॉर्ड्स की जो टाइटनेस और जो उसका लूजनेस है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो क्वालिटी ऑफ जो साउंड है, साउंड की जो मतलब जैसे बोलता है तरीका होता है, मतलब साउंड की जो क्वालिटी है वो चेंज होने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हेलो हेलो हेलो, तो यहाँ पर ही कैसे हो रहा है, ये हो इस वजह से पा रहा है क्योंकि जो हमारे वोकल कॉर्ड में मसल्स हैं ये इधर अटैच हैं और इन मसल्स का मूवमेंट हम कंट्रोल कर रहे हैं। और मसल्स का मूवमेंट कंट्रोल करने की वजह से मतलब ये मसल्स जो होती हैं, मेरी बात समझो, मसल्स वोकल कॉर्ड को कंट्रोल करती है। सिंपल, मसल वोकल कॉर्ड को कंट्रोल करती हैं, बस इतना याद रखो। अब उसकी वजह से जो ये साउंड की क्वालिटी वो भी चेंज हो जाएगी, ये याद रखो। मसल्स क्या करती हैं, वोकल कॉर्ड को कंट्रोल करती हैं कि कैसी आवाज़ निकालनी है, बस इतना याद रखो। दीज मसल्स कैन मेक द वोकल कॉर्ड्स टाइट और लूज। ये जो मसल्स होती हैं वोकल कॉर्ड्स वाली, ये क्या करते हैं, हमारे वोकल कॉर्ड को टाइट भी कर सकती हैं और लूज भी कर सकती हैं। यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो करेगी टाइट एंड थिन, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि जो वोकल कॉर्ड्स की मसल्स हैं ये हमारे वोकल कॉर्ड को टाइट और थिन कर देंगी, या फिर लूज एंड थिक। ये आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा जो टफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पूछ सकता है कौन कौन से मतलब पॉसिबिलिटीज़ होती है, ज़्यादातर यही होती है। या तो ये वोकल कॉर्ड्स की मसल्स हमारे जो वोकल कॉर्ड हैं, ठीक है, इनको टाइट और थिन कर देगी, या फिर लूज एंड थिन कर देगी। इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ आ गया तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, यस सर हमें क्लियर है। फिर भी कोई डाउट रहता है अभी तक जो मैंने पढ़ाया, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, हाँ सर हमें कुछ डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ बताएं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक अच्छी सी बुक लेकर आ गया हूँ। ये बुक जो है डियर स्टूडेंट्स आपको मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ बच्चे मेरे से कई बार पूछते हैं कि सर आप कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए। देखिए मुझे पढ़ाते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मैंने पहले कोई बुक सजेस्ट नहीं करी थी, तो मैं काफ़ी इधर उधर देख रहा था कि कौन सी बुक आपके लिए बेटर रहेगी, तो मुझे ये ओसवाल वाली बुक बहुत सही लगी है। अब देखो इसके बहुत सारे फायदे हैं इस ओसवाल वाली बुक के। पहली चीज़ तो मुझे इस बुक की ये चीज़ अच्छी लगी क्योंकि इस बुक के अंदर जो लेटेस्ट पैटर्न है उसको अडॉप्ट किया गया है। अब लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग देखो इसमें क्या क्या है, आपके सारे चैप्टर्स हैं जो भी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, और यहाँ पर जो समरी है बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि बहुत सिंपल लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ करी गई है। बाकी आपको स्क्रीनशॉट में शेयर कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारा मतलब मटेरियल मुझे लगा अच्छा है। बाकी एक्टिविटीज़ के बारे में भी इनको अच्छी तरह एक्सप्लेन करा गया है, हर एक्टिविटी को कि कौन सी एक्टिविटी में क्या है, नए वाले जो कीवर्ड्स हैं नए पैटर्न के अकॉर्डिंग उनका भी डेफिनेशन है। एनसीईआरटी कॉर्नर के अंदर आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, तो देखो बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छी है। उसके अलावा इस बुक के अंदर जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होते हैं, कुछ बच्चे मेरे को कई बार लाइव में बोलते थे कि सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवाइए, तो मेरे हिसाब से आप ये वाली बुक परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग भी इन्होंने लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चन इन्होंने इंक्लूड करे हुए हैं। बाकी अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन तैयार कर रहे हो तो ये बुक परफेक्ट होने वाली है। एज पर माय रिसर्च ये बुक अच्छी है। बाकी अगर आपने कोई और बुक परचेज कर रखी है तो ऐसा नहीं है कि सर ने कह दिया बस बुक दिखा दी ये खरीदनी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने कोई और बुक परचेज कर रखी है देन आप उसी के साथ पढ़ सकते हो, आपको जो बुक अच्छी लगे आप वो पढ़ सकते हो, बट मेरा सजेशन है कि आप इस बुक से पढ़ें। और बाकी आप देख सकते हैं इधर उधर जो आपको अच्छा लगे वो चूज़ कर सकते हैं, बट मेरे सजेशन के हिसाब से बुक काफ़ी सही है। सो ये तो हो गई बुक की बात, और अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं वेव के बारे में कि वेव क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। वैसे बहुत सारा कंटेंट मैंने इसी बुक से हेल्प से निकाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको शायद एक कंटेंट समझ आ रहा होगा। चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि ये वेव क्या होती है। हमने कई बार बोला है कि साउंड एक वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, बहुत सारी बातें करी हमने, कई बार वेव वर्ड यूज़ करा है। तो चलिए समझ लेते हैं कि वेव क्या होता है। देखिए वेव जो होता है इस चीज़ को आपको याद रखना, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। वेव जो होता है एक डिस्टर्बेंस होता है एक मीडियम के अंदर, एक मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस होता है जो कैरी करता है एनर्जी को। किसको कैरी करता है? एनर्जी को कैरी करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं साउंड वेव का एग्जाम्पल। देखो साउंड वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, कोई ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है, मान लो मैंने यहाँ पे एक ड्रम लिया है और उसमें मैंने यहाँ पर उसको वाइब्रेट करवाया, ठीक है, उसमें मैंने हैमर मारा, तो ड्रम में जब हैमर लगा तो वो वाइब्रेट होगा। वाइब्रेट होने की वजह से क्या होगा, जो ये मीडियम था एयर इसका मीडियम है, तो एयर के अंदर क्या होगा, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, और डिस्टर्बेंस की वजह से देखो साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट पर चली जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको बात समझ आएगी डिस्टर्बेंस कहाँ पर क्रिएट होता है, मीडियम में। और हमने साउंड के केस में क्या समझा है कि एयर जो है मीडियम है जहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। देखो समझो, यहाँ पर हमने एक ड्रम लिया, ड्रम में हमने यहाँ पर हैमर मारा, हैमर लगने की वजह से साउंड वेव उस डायरेक्शन में जाएगी। अब यहाँ पर हैमर लगने की वजह से क्या हुआ था कि जो एयर थी इसके आसपास डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। अब हमने हैमर इस डायरेक्शन में मारा है तो पार्टिकल्स उस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, मोशन करते हुए, वाइब्रेट करते हुए। तो जो ये साउंड की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। तो मीडियम के अंदर हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट करा है, डिस्टर्बेंस की वजह से वहाँ पर साउंड वेव आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अभी और समझाएंगे इस चीज़ को क्लियरली, इतना समझिए। तो जो वेव होता है क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है मीडियम के अंदर जो कैरी करता है एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। अब दो तरह की वेव्स होती है डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, दो तरह की वेव्स होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली दो तरह की वेव्स होती हैं, ये आपको समझना है। क्लास 9th में आप इसको डिटेल से समझेंगे, बट अभी हम थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। बट मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जितना मैं आपको अभी बताऊंगा ये आपकी क्लास 9th में काम आने वाला है और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। देखिए सबसे पहले समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव होती है जिसको ट्रैवल करने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए या फिर प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। अब यहाँ पर देखो साउंड जो होता है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, मैंने बताया था। अब इसमें क्या होता है, इस वेव की खासियत क्या होती है, वेव की जो डेफिनेशन है आपको याद रखनी है, अ वेव in which the particles of the medium vibrate in the same direction as the propagation of the wave। कहने का मतलब ये यहाँ पर ये है कि इस जो वेव के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होता है या फिर जिस डायरेक्शन में वो जाती है। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास ये साउंड के पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर साउंड जनरेट हो गई है, ठीक है, यहाँ पर साउंड जनरेट हो गई है। अभी वाइब्रेट करते करते आगे जाएंगे। मान लो देखो हमें क्या करना, अगेन हम एग्जांपल लेते हैं उस ड्रम का। यहाँ पर मैंने ड्रम लिया, इसको हिट किया, ड्रम को जैसे मैंने हिट करा तो साउंड वेव उस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने हिट इस डायरेक्शन में कराया तो साउंड वेव इस डायरेक्शन में जाएगी। अब होगा क्या, क्योंकि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते 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 आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन की डायरेक्शन में, मतलब जो साउंड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता है। जिस डायरेक्शन में वेव मोशन कर रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये इसकी खासियत होती है। तो आपको अगेन ये देख लेना कि ए वेव इन विच द पार्टिकल्स, एक ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल्स मीडियम के अंदर उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपोगेशन होता है। यहाँ पर वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है तो जो पार्टिकल्स है ये भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, समझ आया। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, आपकी साउंड वेव का बेसिक डायग्राम है। और आपको समझना है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है उसमें होता है कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस, कंप्रेशन वो रीजन होता है जहाँ पर पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। देखिए किसी चीज़ को जब हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस कैसे होता है, प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है, प्रेशर वेरिएशन होता है। मान लो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे मान लो रुई है, ठीक है, मेरे हाथ में रुई है, मैंने उसको प्रेशराइज करा, प्रेशराइज से दाब दिया प्रेशर लगाने से तो कंप्रेस हो गया। कंप्रेस होने की वजह से वो रुई पास पास आ गई। उसी तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल जब पास पास आ जाते हैं वाइब्रेट करते हुए तो हम उस रीजन को, उस जगह को बोलते हैं कंप्रेशंस। यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है। जैसे ही वो पार्टिकल्स बहुत पास पास आ जाएंगे तो इनको धक्का लगेगा, इनको धक्का लगेगा तो ये एरिया खाली हो जाएगा और वो खुल जाएगा। और खुला हुआ जो एरिया होता है उसे बोलते हैं रेयरफैक्शन, ठीक है। अभी मैं आपको इसको डायग्राम में भी आपको वीडियो में दिखा दूंगा कैसे होता है। बट आपको ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पर हम इसका एम्पलीट्यूड देख सकते हैं। जो ये वाली हाइट होती है, ये वाली हाइट जो होती है, ये वाली हाइट जो होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, कि कितना ज़्यादा वो पार्टिकल ऊपर तक जा रहा है मीन पोजीशन से। ये इसकी मीन पोजीशन होती है, ये वाला पॉइंट इसका मीन पोजीशन होता है। मीन पोजीशन से कितना ज़्यादा ऊपर वो पार्टिकल जा रहा है उसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, लाउडनेस, आवाज़ की जो मतलब कहते हैं ना तेज आवाज़ है, समझ रहे हो, उसकी आवाज़ की जो शक्ति है उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा डियर स्टूडेंट्स, आवाज़ की लाउडनेस उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन होते हैं, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स देखिए दोनों साइड हो रहा है। यहाँ पर आपकी कंप्रेशन है, यहाँ पर भी कंप्रेशन है, बीच में रेयरफैक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो डायरेक्शन ऑफ वेव कहाँ पे, इस डायरेक्शन में जा रही है, मैंने रेड एरो से दिखाया हुआ है। बाकी देखिए यहाँ पर एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच की जो ये डिस्टेंस है इधर से इधर तक, पूरे को अगर हम कैलकुलेट करें इसे बोलते हैं वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, टेंशन ना ले, वेवलेंथ की ऐसे कोई दिक्कत ना ले। बस वेवलेंथ के बारे में आप याद रखेंगे, वेवलेंथ की जो एसआई यूनिट होती है ये मीटर में होती है। किस में होती है, मीटर में, मीटर में होती है वेवलेंथ की एसआई यूनिट। बस ये याद रख लो अभी, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि बिना किसी मीडियम के ये ट्रैवल कर सकती हैं आसानी से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें होता क्या है, ये एक ऐसी वेव होती है
इन विच पार्टिकल्स मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे मान लो इधर जा रही है तो इसके परपेंडिकुलर जो इसके पार्टिकल्स है मूव करेंगे। मान लो वेव इधर जा रही है, इसके जो पार्टिकल्स है इसके परपेंडिकुलर मूव करेंगे। ये आपको याद रखना है, इसको याद कर लो। ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को याद करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसवर्स वेव देखो, लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स है, रेडियो वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स है, और इसके जो सरफेस रिपल्स ऑन वाटर, जो समुद्र में सरफेस रिपल्स होते हैं, लहरें जो होती हैं डियर स्टूडेंट्स, वो भी ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। और एक होता है स्लिंकी होता है, जो मतलब पूरा चलता है, स्लिंकी दिखा दूंगा आपको, वीडियो में दिख रहा होगा। तो ये भी इसका एग्जांपल होता है किसका, ट्रांसवर्स वेव का। ट्रांसवर्स वेव का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, डायग्राम पता होना चाहिए। देखो जो इसका टॉप पॉइंट है ये वाला जिसका मैक्सिमम पॉइंट, इसको बोल देते हैं डियर स्टूडेंट क्रेस्ट। और जो बिल्कुल नीचे जाता है ये वाला इधर, इसको बोलते हैं ट्रॉफ। ये वाला क्रेस्ट है, ये वाला ट्रॉफ है। ऊपर जाएगा ट्रॉफ क्रेस्ट, नीचे जाएगा ट्रॉफ। ठीक है, और देखो दो वेव के बीच में ये एक वेव यहाँ से यहाँ तक ये गई ऐसे, देखो समझो इस चीज़ को यहाँ तक। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच तक जो वेव है की जो लेंथ है, इसको बोलते हैं वेव लेंथ। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे आप ड्रॉ करना और उनके बीच में निकालना वेव लेंथ। वेव लेंथ मैं आपको बाकी अगले वीडियो में बताऊंगी एक्जैक्टली क्या होता है। अभी के लिए थोड़ा इसको समझो कि इन दोनों को मिड पॉइंट हमने लिया यहाँ से और यहाँ से, दोनों को मेजर किया और वेव लेंथ निकाल ली। अब देखो यहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम हाइट थी ये वाली, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा वो उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी, खैर वो अलग चीज़ है, बट ये ट्रांसवर्स वेव के लिए आपको समझना है। देखो एक चीज़ यहाँ पर आता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या डिफरेंस है। बहुत बेसिक क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। देखो याद रखना है, ट्रांसवर्स वेव जो होती है डियर स्टूडेंट्स, ये वाली वेव जो होती है, इनको किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती अपना प्रोपोगेशन करने के लिए। वहीं पर लॉन्गिट्यूडनल वेव को जरूरत पड़ती है मीडियम की अपने आप को प्रोपोगेट करने के लिए। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, जो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं इसमें क्रेस्ट और ट्रफ्स होते हैं, क्रेस्ट और ट्रफ्स होते हैं। वहीं पर लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो क्रेस्ट और ट्रफ है ये किसी भी प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, जबकि जो ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन है ये मीडियम के जो अंदर प्रेशर जनरेट हो रहा है उसकी वजह से अल्टर हो सकता है, उसकी वजह से होता है। मतलब कि क्रेस्ट और कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पर प्रेशर का असर पड़ता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में प्रेशर का असर पड़ता है, जबकि ट्रांसवर्स वेव प्रेशर से अनअफेक्टेड होता है। तो 3 पॉइंट यहाँ पर बेसिक हमने कर लिए। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला बन जाता है इसकी डेफिनेशन। अगर आप दोनों की डेफिनेशन लिखकर उनमें डिफरेंस करना चाहेंगे तो वो भी बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी कि देखिए जो आपका ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है स्टूडेंट्स, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में उस वेव का मोशन हो रहा है। वहीं पर जो आपका ये ट्रांसवर्स वेव है इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये देखो वेव तो इस डायरेक्शन में जा रही थी लेकिन पार्टिकल्स इसके परपेंडिकुलर जा रहे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल देखने को मिलेगा बिटवीन द मूविंग ऑफ द वेव, यानी जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके 90 डिग्री पर आपके पार्टिकल्स मूव करेंगे। किस कंडीशन में करेंगे, वो करेंगे ट्रांसफर कंडीशन में। बाकी इसके एग्जांपल यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिए हैं और मैंने आपको बेसिक चीज़ें सारी बता दी हैं वेव के बारे में। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा वेव के बारे में, बट आप याद रखना वेव क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है एक मीडियम के अंदर, जिसकी वजह से डिस्टेंस क्या होता है, एनर्जी का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर होता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लेता है कि क्या वेव की वजह से पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, मतलब पार्टिकल्स में एक्चुअल में कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्चुअल में नहीं होता, पार्टिकल्स वहीं रहते हैं। ये आपको याद रखना है कि पार्टिकल्स एक्चुअली में ऐसा नहीं कि एक पार्टिकल यहाँ है तो वो कहीं और चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बस वो एनर्जी को ट्रांसफर करेगा और अपनी जगह पर ही रहेगा। यहाँ पर बेसिकली जो चीज़ होती है सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी का ट्रांसफर होता है, किस में होता है, वेव में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, पूरा समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। बाकी आपको मैंने सब कुछ बता दिया है, इसमें बेसिक चीज़ें अगली वीडियो हम थोड़ा देख लेंगे वेवलेंथ के बारे में, और हम देखेंगे साउंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड होता है, उसके अलावा लाउडनेस, पिच, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसके रिलेटेड है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आप क्या करना है, आपको जितने मैंने वीडियो में पढ़ाया है इसको रिवाइज कर लेना है, आपको कोई डाउट है तो पूछ लेना है। सो डियर स्टूडेंट, चलिए आज इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, आगे हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।